गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज अपन बात करें, पिछली क्लास में आपने कुछ घनाभ के क्वेश्चन देखे थे और उसके बाद में हमने देखे थे जो क्वेश्चन थे वो थे बेलन के। और उसमें बेलन में हमने सबसे पहली जो चीज बात की थी वो थी कि हमने आपको कहा था कि आपको सामान्यतः इसके फॉर्मूले याद करके आने, जिसमें सबसे पहला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है भाई 2πr इंटू एच। दूसरा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था 2πr r प्लस एच। और तीसरा था आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने याद करने को दिए थे। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे, कुछ क्वेश्चन तो हमने किए थे और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। चलो देखो, पहला अगला क्वेश्चन जो है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। वक्र पृष्ठ क्या है? 264 वर्ग मीटर तथा उसका आयतन 924 घन मीटर है, मीटर क्यूब है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। अब हम बात करेंगे, हमें दिया वो लिख दें। क्या दिया कि वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr h, ये होता है। ये आपको दिया 264, ये हमें कितना दिया 264। आयतन वॉल्यूम क्या होता है? पहला तो ये दिया है, दूसरा आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमें दिया है 924। ये दो चीज दे रखी हैं। ये भाई 2-3 बार आ चुका है, संख्या मामूली सी चेंज करके पूछता है। एक और भी ऐसा है जो सेम ऐसा ही है और पूछा जा चुका है, ठीक है? तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा कौन सा है। चलो अभी तो इसको देखो आगे। अब देखो क्या कह रहा है, तो बेलन की ऊंचाई याद करनी है। जब हमारे पास दो समीकरण यानी आर का और एच का मान तो निकालना होगा ही भाई। हमें तो अभी एच का ही पूछा है, लेकिन हम आर का भी निकाल सकते हैं और एच का भी। तो हमें गौर करना है कैसे। तो देखो, यहाँ 2πr h है, गुणा में है यहाँ πr स्क्वायर h है। तो मगर इसमें πr स्क्वायर h में 2πr h का भाग दे दूं तो h से h कट जाएगा, एक r कट जाएगा, पाई कट जाएगा, यानी r तो बचेगा। आर स्क्वायर में से आर का भाग दे देंगे। तो जब भी ऐसे गुणा में इक्वेशन हो आप हमेशा भाग दोगे, तो बड़े वाले में छोटे का भाग, यानी पाई आर स्क्वायर एच में भाग दिया 2πr h का। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है? तो 924 भाग दिया 264 का। तो देखो h से h गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर में आर का भाग दें तो ऊपर आर बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2 बराबर। अब इधर काटते हैं, देखो अब इधर आप अपनी मर्जी से काट सकते हो। तो मैं कहूं पहले 4 से ही काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 से काट दिया भाई। फिर 4 से काटा, 4 से हमने देखा यहाँ पे 6 चौक 24, 6 चौक 24। फिर देखो 11 से कट रहा है, 11 से 6 बार, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब आपने फिर से देखा है 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार। तो यहां काटा पीटी का काम आप स्वयं करोगे ध्यान से। तो यह आया 7/2। अब बटे 2 से बटे 2 चला गया, यानी r बराबर तो आ गया 7। लेकिन हमें क्या त्रिज्या का मान पूछा है क्या? बोले नहीं, हमें तो ऊंचाई पूछी है बेलन की। तो r आ गया। अब r का मान चाहे इसमें रखो चाहे उसमें रखो, r का मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है। तो किसका मान आ जाएगा? h का मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने कहा कि 2 यहां पे रखते हैं। अब 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा h, 2πr h बराबर 264। 7 से 7 गया, 22 से काट दें सीधा, ये भाग में जाएगा, सीधा भी काट सकते हो। देखो 22 एकम 22, 4 उसके 22 दूनी 44। फिर 2 से काटा 6 बार, तो h बराबर जो आया वो आया 6। ये लो भाई, आंसर है हमारा ये बी। अब यहां आप चीज वापस से गौर करोगे कि ऐसे प्रश्नों में हमें जो जो दिया गया वो लिख देंगे। उसने क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब 2πr h का मान दे रखा है जो आपको दिया है 264, ठीक है। आयतन, आयतन क्या होता है? तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया 924। दो समीकरण है। अब ऐसे में हम समीकरण जब दिए होते तो हम सोचते हैं या तो जोड़ करेंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे और मान निकालेंगे। तो यहां ऐसा जब भी दिया जाए तो बड़े वाले समीकरण छोटे समीकरण का भाग दे दिया, भाग दिया तो पाई कट गया, एच से एच कट गया, ऊपर आर स्क्वायर, नीचे आर, आर काटेंगे तो एक आर बचेगा ऊपर, आर बटा दो, इधर काटा तो 7/2, तो आर का मान आ गया 7। ये उठा के पहले समीकरण में रखा तो एच का मान आ गया आपका 6। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इस प्रश्न को।
अब देखो यही प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है, जैसे ये देखो क्या कहा, लंबवर्तीय बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन 924 घन मीटर है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, यानी इस बार जो पूछा है वो व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। देखो ये प्रश्न सेम डाटा भी सेम आके दूसरा प्रश्न बन गया, और जब ऐसे करेंगे तो पहले आर का मान और एच का मान तो निकालेंगे, ठीक है। अब मैं कहूं कि यहाँ पे ये पूरा दोबारा नहीं लिख के, अब सीधा मैं कहूं कि हमें दिया है 2 पाई आर एच बराबर 264 और पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924, ये दिया है। आपने कहा आर का मान निकाला जो आया 6, एच का मान निकाला जो आया 7, वो उसी तरीके से उसी फॉर्मेट से जो पहले किया वो तो करना ही है पूरा। अब वो करने के बाद अगर किसी को डाउट हो कि कैसे करेंगे तो पुनः वो रिपीट कर ले, उसके बाद में आगे बढ़े। तो यहां देखो आर और एच का मान आ गया, जबकि हमें क्या कहा है, तो इसके व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात, तो आपको दिया गया व्यास अनुपात ऊंचाई, यही पूछा है भाई। व्यास क्या होता है 2r, त्रिज्या का दुगुना, और ये ऊंचाई h, तो 2 गुणा r का मान 6 अनुपात 7। यहां पे आप पीछे देखो भाई एक बार, सॉरी h का मान 6 है, वहां पे देखो यहां पे क्या है, h का मान 6 है, r का मान 7 है, तो जो दिया है वैसे वैसे लिखेंगे भाई। यहां पे लिख दिया अपन ने, r का मान तो जो है वो 6 है और h का मान, सॉरी r का मान 7 है, तो ये देखो, चलो यहां से दोबारा लिख देता हूं कि r का मान जो आपके पास आएगा वो आएगा 7 और वो रख के h का मान आया था वो आया 6। देखो ये तो सारा प्रोग्राम पूरा करना ही है यहां तक तो, ठीक है। अब इससे आगे क्या करते, अगर अनुपात पूछा व्यास और ऊंचाई का, तो आप लिखोगे व्यास अनुपात ऊंचाई, व्यास अनुपात ऊंचाई। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो 2r अनुपात h, तो 2r का मान कितना है 7, h कितना है तो 6, तो 2 से काटा 3 बार, तो यह आया 7 अनुपात 3। यानी सबसे पहली चीज कि यहां पर जब ऐसा प्रश्न है तो आपके पास वो उतना काम तो करने के लिए है ही है, यानी पहला काम कि r का मान निकालो और h का मान निकालो। भाई r और h दोनों का मान निकालना है, और r और h का मान निकालने के बाद जो भी पूछा जाए, जैसे यहां क्या पूछ लिया कि ऊंचाई और त्रिज्या का व्यास का अनुपात, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो हमने लिखा जिस क्रम में उसने पूछा है, क्रम कि व्यास पहले और ऊंचाई बाद में, तो हमने लिखा व्यास अनुपात ऊंचाई। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2r, ऊंचाई क्या होती है h, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, तो r का मान है 7, h का मान है 6, और काटने के बाद जो हमारे पास आया वो क्या है 7 अनुपात 3, 7 अनुपात 3। यहां इसको आराम से कर सकते हो भाई। देखो वही संख्या होके और क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दिया, वहां r या h में ही मान पूछता, अब थोड़ा आगे चला गया। अगला देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बस यहां पे क्या किया कि एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन 1848 घन मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए, ठीक है। यानी जो चीज वापस, अब मैं कहूं कि जब ऐसा प्रश्न है तो आप खुद एक बार इसको पोज करके इसी प्रश्न को हल करके देखो और उसके बाद में आगे बढ़ो। मेरा कहना इतना ही कि यहां पे आप इसमें सबसे पहले स्वयं हल करके देखो, क्योंकि आपको पता चल गया किस प्रकार से करेंगे। यानी जो दिया है वो रखो, फिर r और h के मान निकालो बस। तो यहां पे चलो फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या कहोगे 2 पाई r h, वो हमें दिया है 264, और आयतन वो यानी पाई r स्क्वायर h, वो आपको दिया है 1848, ठीक है। ये दो समीकरण दिया, हमने क्या कहा जब भी ऐसा देगा तो हम बड़े वाले में छोटे वाले का भाग लगा देंगे, तो 1848 में 264 का भाग लेंगे, यानी पाई r स्क्वायर h में 2 पाई r h का भाग दें तो ये 1848 बटा 264, h से h गया, पाई से पाई गया। अब देखो r स्क्वायर में r का भाग देंगे तो ऊपर r बचेगा, नीचे और एक 2 बच गया बराबर, इसको काटो तो आप देखोगे यहाँ पे 11 से कट जाएगा सीधा सीधा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 छिक 66,
11 8 88, ठीक है। अब हम इसे 2 से काट 4 से काट ले, 4 से काटा 6 चौक 24, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 दूनी 8। अब यहां पे भी आप 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 से काटा तो ये हो गया 14, तो ये 42, ठीक है। तो ये आया 7, तो R बराबर ये 2 गुणा में जाएंगे, 7 दूनी 14, त्रिज्या जो आई हमारे पास वो क्या आई, 14 आ गई भाई, ठीक है। यहाँ पे काटा पीटी आप स्वयं करेंगे, बड़े ही ध्यान के साथ काटना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करो। अब R का मान आ गया, हमें किसका चाहिए, H का, तो इसको उठा के यहां रख दें तो किसका आ जाएगा, H का। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान 14 गुणा H बराबर हमें दिया 264। इस बार देखो 7 से काटा 2 बार, 22 से काटा 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से काटा 6 बार और 6 को 2 से काटा 3 बार। तो इधर क्या है, H बराबर 3। तो ये लो, ये हमारा आंसर हो गया कि H कितना आया, 3 मीटर। तो यहां देखो बात उतनी है कि यहां ऐसे प्रश्नों में आप सदैव जब ये दिया जाए तो आप 2 जैसे जो दिया वो लिख दिया। जैसे क्या क्या दिया है कि वक्र पृष्ठीय यानी 2 पाई आर एच और आयतन वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों दिए। हमने कहा कि यहां भाग लगाकर सामान्यतः हम आर या एच में से एक का मान निकल जाएगा, वो मान निकालो, वो मान निकला आर का। फिर कोई से भी समीकरण में आर का मान रखो, किसका आ जाएगा, एच का। त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ गई, यही चीजें पूछता है आपको यहाँ पे। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार का प्रश्न आप कर सकते हो भाई। अब हम बात करेंगे इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां देखो एक खोखली बेलनाकार नली। तो जब भी खोखली बेलनाकार नली की बात आएगी तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आए कि खोखली बेलनाकार नली की जब बात है तो मैं इस प्रकार से एक डायग्राम बनाता हूं। चलो ये देखो भाई, अब देखो यहां पर आपने देखा खोखली बेलनाकार नली का मतलब है कि एक बाहर से अलग होगी त्रिज्या और अंदर से अलग होगी, यानी उसकी क्या है, मोटाई। जैसे मैं कहूं अंदर त्रिज्या है स्मॉल आर, तो और मैं कहूं कि ये 1 सेंटीमीटर बड़ी है, चौड़ी है, या फिर 1 सेंटीमीटर मोटी परत है, तो R + 1 हो जाएगी कैपिटल आर। तो मैं यहां कह सकता हूं बड़े वाली R हो गई है बाहर तक, तो ये है आपकी कैपिटल आर। ऊंचाई तो क्या रहेगी, H। तो मैं कहूं खोखली बेलनाकार नली नली में लगी धातु का आयतन तो आप क्या कहोगे यहां पे, सिंपल सा कि धातु का आयतन तो मैं कहूं पूरे बेलन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटा दो, सिंपली वे है बस, और कुछ भी नहीं, इसके अलावा इसमें कुछ पूछता भी नहीं है। तो बाहर वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या तो चेंज है, अगर आप और भी आगे जाना चाहो तो पाई एच कॉमन ले लो, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और भी अगर इसको लिखना चाहो तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लो। लेकिन अब इसको ऐसे ना लिख के हम बार बार, हम सीधा सीधा ये हल करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये किस में हल करेंगे भाई, क्वेश्चन में। इसको आप काम में ले सकते हो। जैसे हम पर्सन की बात करेंगे, यहाँ पे
प्रश्न क्या कह रहा है, देखो एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, ठीक है लोहे की बनी है भाई, 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास, व्यास दिए ध्यान रखना, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। अब हमें क्या कहेंगे, लोहे का आयतन पूछा है, बाहर वाले बेलन का आयतन माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन। तो यहां अब जब ऐसा हो ना, तो आप एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना लिया करो कि ये बेलन है, ये अंदर वाली व्यास आपको दिया तो त्रिज्या भी होगी, बाहर वाले ऊपर लिख दो जिससे ध्यान रहे। अब एक बात तो इसकी ऊंचाई तो 20 ही है ना, तो आपने कहा हाँ। अब देखो बाहर और अंदर की बात करें तो 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8 का आधा 4 और 3, तो बड़े वाले तो 4 है और छोटे वाले क्या है 3 है। ये लो, हमने कहा आयतन, तो आप क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यही कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि पाई और एच कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा एच का मान 20 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 20। अब देखो यहां पे 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, ये गया 22 दूनी 44 यानी 440 आया। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, तो 440 सेंटीमीटर क्यूब, ये लो भाई 440, इसमें ये रहा आपके पास। क्या आ गया भाई 440, सीधा सीधा है। ऐसे में जब भी आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां आप क्या कहोगे कि बाहर वाले बेलन में से अंदर वाले बेलन के आयतन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस, सिंपल वे में। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो वरना अलग अलग निकाल के घटा दो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो जहां तक मेरा मानना है ये खोखली बेलनाकार नली वाले संबंधित जो प्रश्न आएगा उसका आयतन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप इसको देख लो, अगर फिर से भी कोई दिक्कत हो तो आप समझ लेना। देखो ऊंचाई वही रहनी होती है, 20 है तो 20 की 20 ही रहेगी, खोखलाकार नली है तो दोनों, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य, ठीक है। अब एक बात तो आप क्या कहोगे कि बड़े बेलन में से छोटे बेलन का आयतन घटाया, बड़े बेलन की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर, तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पाई और एच तो वही है तो कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमें व्यास दे रखा था 8 और 6, इसका मतलब त्रिज्या आधी होगी 4 और 3, तो हमने उसका मान रखा और वैल्यू निकाल ली। जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार का प्रश्न आप कर सकते हो भाई। अब देखो लोहे का एक खोखलाकार पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास कितना, 8। इस पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी जितने भी सेंटीमीटर क्यूब है ना वो प्रति सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम पड़ रहा है, तो पाइप का भार होगा, पाई बराबर क्या लेना, 22/7। अब हम कहें कि पहली बात तो हम पाइप का आयतन, भार का मतलब आयतन हम निकालें। आयतन निकालने के बाद वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना वो किसके बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम टोटल देख लेंगे कितना, उसको 8 से गुणा कर देंगे, बस इतना ही हमारे पास यहाँ काम है। तो हम पहले कहें आयतन, तो आप क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बार बार वो टाइम नहीं है कि मैं पूरा डायग्राम बनाऊं, पाई और एच कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 22/7 गुणा एच का मान ऊंचाई कितनी है तो आपने कहा 21, आर स्क्वायर। अब देखो कैपिटल आर, बाहरी व्यास कितना 8, तो 8 का आधा कितना, 8/2 यानी 4, आर बराबर आ गया 4। मैं कहूं अब स्मॉल आर। अब एक बात तो ये जैसे ये वो खोखली बेलनाकार पाइप होती, सिंपल सा देखना, मैं कहूं ये त्रिज्या है आपकी 4,
4 ही है ना। अब ये जो चौड़ाई है ना, ये क्या है 1, तो ये कितनी बच जाएगी 3, तो स्मॉल आर कितना है 3। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 21 गुणा 16 माइनस 9 तो 7, तो आया 22 गुणा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आयतन आ गया। चाहो तो आप गुणा करके लिख सकते हो, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अब हम कहें कि ये तो सेंटीमीटर में क्यूब में आया, किसमें आया सेंटीमीटर क्यूब में। हमें तो किसमें चाहिए ग्राम में या किलोग्राम में। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 8 ग्राम के। तो मैं कहूं भार, एक बात तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में तो आप क्या कहोगे, इसको लिख देता हूं चलो मैं, ये 462 होगा भाई। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर 8 ग्राम के, तो टोटल भार क्या हो जाएगा 462 गुणा 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 से 48 और 49 का 9, 8 चौक 32 और 436 जो हमारे पास आया, ये किस में आया भाई ग्राम में। ये चीज ध्यान रखोगे। अब ये ग्राम में किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 का भाग देंगे तो 3.696 किलोग्राम। इसको आप ध्यान से देख भी सकते हो भाई। वापस से एक बार कि पहले हम खोखली बेलनाकार जो नली है उसका आयतन निकाला। आयतन हमारे पास आया 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब 462 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। हमें भार चाहिए, भार का मतलब वैसे तो आयतन ही है लेकिन यहाँ भार चाहिए वो भी ग्राम में। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके बराबर है 8 ग्राम के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, प्रत्येक सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है, तो इसका मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या, तो गुणा कर दिया 8 से, जो आया 3696 ग्राम। यानी अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो 3.696 किलोग्राम। तो भाई यहां तक कर सकते हो आराम से। अब जहां तक मेरा मानना है यहां तक के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं भाई, चलो देखो कह रहा है 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। चलो ठीक है, उससे निकाली गई मिट्टी उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाई जाती है। तो इस मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात करो। आ गया ना वही मिट्टी बिछाने वाला जो हमने वहां पे खड्डा खोदा था, वहां खड्डे की बजाय यहाँ कुआं खोद दिया बेलनाकार। तो बात तो वही है ना, अगर एक्चुअल में डायग्राम बनाओगे तो एक डायग्राम दिखेगा कैसे खेत के नीचे जा रहा है कुआं। आप सिर्फ सोचो उस चीज को, सोचो कैसे कि कुआं तो बेलनाकार है, तो कुएं की मिट्टी का जो आयतन है वही आयतन हमने चारों ओर खेत में बिछाया है। उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई बिछाया, 5 मीटर चौड़ाई बोलिए ना भाई, 5 मीटर की चौड़ाई पर बिछाया उसके चारों ओर। तो हम क्या कहेंगे कि मिट्टी जब बिछाते हैं तो जितने क्षेत्र में मिट्टी बिछाई गुणा उसकी ऊंचाई, यही क्या होता है बिछाई गई मिट्टी का आयतन। तो यहां जब भी मिट्टी बिछाने की बात आती है तो हमने क्या कहते हैं कि भाई बिछाई गई मिट्टी का आयतन बराबर, अगर जो भी खड्डा खोद रहा है तो खड्डे का आयतन, या कुएं से मिट्टी निकाले तो कुएं का आयतन बराबर रहता है। तो हम क्या कहेंगे बिछाई गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं की मिट्टी थी ना, कुएं की मिट्टी का आयतन। एक बात तो कुएं का खेल तो खत्म कर सकते हो, कुएं क्यों, क्योंकि वो बेलनाकार है, तो आप क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब एक बात बताओ, जो कुआं आपने बना रखा है ये, ठीक है, अब मैं कहूं इसका व्यास 20 मीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो आपने कहा 10। अब आप देखो यहां पे इसके चारों ओर मिट्टी बिछाएंगे तो मिट्टी कहां जाएगी, तो आपके दिमाग में आया कि मिट्टी बिछाएंगे, ये 5 मीटर चौड़ाई और है, ये क्या है यहां से यहां तक 5 मीटर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, जो ये भाग है ना, ये भाग, यहां हमने मिट्टी बिछाई है, यहां हमने क्या बिछाई है मिट्टी, ये 5 है भाई यहां से यहां तक,
तो आप क्या कहोगे, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल ले। क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हो वर्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। हमने जब भी कहा कि जब भी ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, बड़े वर्त में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दे, तो यहां जो मिट्टी बिछाने वाली जगह आ गई तो हम क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई क्यों काटू, क्योंकि उधर भी पाई है तो हम यहाँ पे पाई का मान न लिख के पाई कॉमन ले ले, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, कैपिटल आर यहां से यहां तक है, वो तो हो गई 10 और 5 15, तो यहां लिखोगे स्मॉल आर तो है 10, कैपिटल आर है 10 और 5 15, तो यहां पाई 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, पाई गुणा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100, तो यह आया 125 पाई। ये आ गया इस खेत का क्षेत्रफल। तो मैं कहूं यहां पे जब भी बिछाएगी मिट्टी की बात होती है तो आप क्या कहोगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही होगा भाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, 125 पाई गुणा किस ऊंचाई तक जाएगा, h हमें नहीं पता, बराबर पाई आर कुएं की त्रिज्या, कुएं का व्यास है 20 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 10, तो 10 का स्क्वायर गुणा कितनी गहराई तक, 14 मीटर की गहराई, ये क्या हो जाएगी कुएं की ऊंचाई। तो ये आपने कहा कि कुएं की गहराई है 14, ये लो पाई से पाई चला गया, h बराबर 10 का स्क्वायर 100 गुणा 14 बट्टे में क्या जाएगा 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 गुणा किया 56/5 या 11.2 मीटर, ये लो। $11.2 मीटर। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के। तो एक बार वापस देखो, अब यहाँ पे ना तो कुआं बनाना पड़ा ना ही कुछ और। जैसे आपको याद आया हो, गनाब में हमने खेत में कुएं की जगह टांका खोदा, उस टांके की मिट्टी निकाली और वही उस बाकी के खेत में बिछा दी। तो हमने क्या कहा कि टांका तो गनाब आकार का था, तो गनाब की जो मिट्टी थी गनाब का आयतन अलग ही निकाल दिया, उसका खेल ही खत्म। अब बात आती है खेत में मिट्टी बिछाई थी तो खेत का आयतन लेते, तो खेत के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी जहां मिट्टी बिछा रहे हो उसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, सिंपली वे में। तो हमने वहां आयताकार खेत था तो आयत बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दिया। यहां हमें कहा कि कुएं के 4 और 5 मीटर की चौड़ाई तक बिछाना है। अब जैसा कुआं है मान लो ये, अब इसके अंदर 5 मीटर चौड़ाई, तो ऐसे ही जाएगा बराबर 5 मीटर, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, सिंपल सी बात है, कुएं की मिट्टी ही यहाँ खेत में बिछाई जाएगी, तो कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर खेत में बिछाएगी मिट्टी का आयतन। खेत में जब भी मिट्टी बिछाए या पानी डाले तो क्या कहते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो हमने लिखा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कुएं का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चलो ठीक है। आधार का क्षेत्रफल हमने कहा कि बड़े वाले वर्त में छोटे वाला वर्त घटाया तो आ गया 125 पाई, तो यह है 125 पाई गुणा h, हमें पता नहीं है, गुणा बराबर पाई, कुएं की त्रिज्या 10, ऊंचाई 14, रखा काटा, ऊंचाई का मान आ गया 11.2। तो जहां तक मेरा मानना है ये प्रश्न तो आप कर सकते हो भाई बहुत ही अच्छे से, आसानी से। तो एक बार इसको पॉज करके पुनः स्वयं खुद हल करके देखो, ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि भाई हो जाएगा या फिर नहीं करना, तो आप इसको स्वयं हल करके देखो भाई। जैसे खुद हल करोगे तो ध्यान रहेगा कि किस प्रकार से यहां पे क्या हुआ है। और उसके बाद में आगे बढ़ोगे। अगर बाई चांस किसी से नहीं हो रहा तो आप रिवाइज करो, उसको वापस से बैक करके दोबारा देखना कि कहां क्या आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो चलो करो भाई इसको आगे, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, ए अनुपात भी होता है A/B, दे रखा 1:2। यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन पूछा है, आयतन यानी पाई स्मॉल आर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर h का मान। चलो ठीक है, यानी आर और एच चाहिए हमें उसके लंबवर्तीय वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, ए अनुपात भी A/B होता है भाई। तो हमने कहा वक्र पृष्ठ यानी
पाई आर एच बटा दूसरा क्या दिया संपूर्ण, तो 2 पाई आर प्लस एच, उसी की बात है तो क्यों चेंज करें। ये लो बराबर क्या दिया 1/2, 1:2 यानी 1/2। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर चला गया, ये क्या बचा एच बटा आर प्लस एच बराबर 1/2। वज्र गुणा क्या 2h बराबर 1 से गुणा करेंगे तो r प्लस एच, ये h इधर माइनस में आया, क्या बचेगा h, तो h बराबर r। यहां पे ये चीज हमारे सामने आ गई पहले अनुपात से, पहले वाला जो अनुपात दिया उससे हमारे पास साफ साफ निकल के आया कि r बराबर क्या है h। चलो ठीक है, r बराबर h। उसके बाद में क्या दिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी जो चीज दी आपको वो क्या होता है भाई 2 पाई r प्लस एच, यही होता है। और ये किसके बराबर दिया है 616। देखो सीधा काट सकते हो 308। अब देखो पाई का मान 22/7 गुणा r, ये क्या r प्लस r लिख दो भाई h को हम, क्योंकि हमें पता है चाहे h की r की जगह सारा h लिख दो, h की जगह r एक ही बात है, लेकिन रखेंगे सब एक में तो r ही रख दिया बराबर 308। देखो 11 से काट दू, 2 बार 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, क्या बच गया 8, 11 8 88। 2 से काटा तो 2 से काटा 14 बार जाएगा, 7 ऊपर जाएगा तो r गुणा 2r बराबर 14 गुणा 7, तो 2 से काटा 7 बार, r गुणा r स्क्वायर बराबर 49, तो r का मान क्या है भाई 7। ये लो अब एक बात बताओ, r बराबर h है तो r बराबर 7, तो h बराबर भी क्या हो जाएगा 7। ये लो दूसरी r और h का मान दोनों का ही 7 7 है, तो अब देखो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, h भी कितना है तो आपने कहा 7। ये लो काट दिया, ठीक है। ये हमने गुणा किया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 पंजो 35, 35 और 2 37 का 7 हासिल की 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो 1078 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब। ये लो, यानी यहां सबसे पहली चीज जो अनुपात दिया है ना, अनुपात से आपने लिख दिया कि ये अनुपात दिया, ये 1:2, यहां से आपके पास आया r बराबर h है, r बराबर h है, ये तो पता चल गया। अब हम दूसरी चीज पे आए कि हमें दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616, तो आपने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h होता है, 2 पाई r प्लस h होता है। हमें पता है कि r और h बराबर हैं, तो h की जगह पे हमने r रख दिया और यहां से r का मान आ गया 7, r का मान 7 है तो h का भी 7 है। चलो ठीक है, हमसे पूछा आयतन, आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, r स्क्वायर तो 7 गुणा 7 गुणा h कितना है 7, एक 7 कट गया, गुणा किया तो 1078। तो भाई ऐसा प्रश्न जब है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज है जो समझने में आने में भी आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। क्योंकि जैसे प्रश्नों को जब 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि इनको आसानी से हल कर जाओगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला, यदि सिलेंडर ए की लंबाई और व्यास सिलेंडर बी की लंबाई और व्यास से क्रम से 3 गुना और 1/3 है, तो ए का आयतन और बी के आयतन का अनुपात। देखो जब हमें संबंध दे रखा है ए और बी, सिलेंडर है तो मैं लिखूं बेलन, बेलन ए और दूसरा बेलन बी, यहां त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध दिया। ये लो त्रिज्या और ऊंचाई, देखो क्या कह रहा है, सिलेंडर ए की लंबाई और व्यास सिलेंडर बी की लंबाई और व्यास से क्रम से 3 गुना, लंबाई से 3 गुना, बी की लंबाई से 3 गुना, तो बी की लंबाई 1 है तो इसकी लंबाई 3 गुना यानी कितनी है। देखो सिलेंडर ए की लंबाई, अब देखो व्यास को एक बार छोड़ के सिर्फ लंबाई को पढ़ो, ए की लंबाई सिलेंडर बी की लंबाई से कितने गुना है 3 गुना,
बी की लंबाई से 3 गुना है। अब बात करें व्यास। अब देखो जो प्रभाव, अगर व्यास दुगुना होता है ना तो त्रिज्या भी दुगुनी होती है, अगर व्यास आधा होता है तो त्रिज्या भी आधी होती है। ये ध्यान रखना, संबंध बराबर ही रहता है, ठीक है। अब हमें कहा है कि व्यास सिलेंडर बी के व्यास से 1/3 है, व्यास से 1/3 है तो मैं कहूं त्रिज्या से भी 1/3 हो गया, तो इसको क्या लेंगे 3 और इसको 1/3 क्या हो जाएगी 1, ये लो। अब कहा इनके आयतनों का अनुपात, तो ये मैं कहूं पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी पाई आर स्क्वायर एच, या तो R1 और R2 H1 H2 लिखो या फिर सीधा लिख दो, अनुपात ले लेंगे पाई। इसकी आर कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई कितनी है 3, अनुपात पाई, इसकी आर कितनी है तो आपने कहा 3, तो 3 का स्क्वायर, एच कितना है 1, यहां पे हम कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखोगे पाई से पाई गया, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 3, तो 3 अनुपात 3 का स्क्वायर 9, तो यह आया 1/3 हमारे पास आ गया आसानी से, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हो 1/3 जो ये रहा, यहां पे आप इसे जरा आराम से जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दोगुनी करने, क्या कह रहा है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दोगुनी करने तथा ऊंचाई आधी करने पर नए आयतन तथा पहले वाले आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी अनुपात से संबंधित प्रश्न था। तो वापस देखो, जब भी ऐसा कहना तो पहले जैसे ए और बी था तो ए और बी लिख दिया, फिर हमने सीधा सीधा जो संबंध बोला उसके अनुसार त्रिज्या और ऊंचाई ले ली, और अनुपात जो पूछा है वो हमने बता दिया। उसी प्रकार यहां अब क्या कह रहा है, लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई आधी करने पर, तो हम क्या कहेंगे, पहले क्या था और अब क्या है उसके अनुसार चलेंगे। तो पहले और अब लिख दिया यहां पे। आधार की त्रिज्या दोगुनी करने, यानी त्रिज्या दोगुनी, तो R 1 थी तो R कितनी कर दी 2, दोगुनी कर दी। अब चलो ठीक है, ऊंचाई आधी कर दी, यानी ऊंचाई अगर 2 थी ना तो ऊंचाई क्या कर दी आधी, यानी 1 कर दी। अब आप सोचो 1 की क्यों नहीं माना मैंने, 1 मानता तो 1/2, आधी क्या होती है 1/2 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नए आयतन तथा पहले वाले आयतनों का अनुपात, ये ध्यान रखना, नए आयतन और पहले वाले आयतन, यानी पहले अब क्या लिखेंगे नया आयतन, तो अब आयतन जो है ये पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो रहने दो, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर गुणा एच, एच कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4 पाई। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 पाई हो गए यहाँ पे। चलो ठीक है, इधर आयतन क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच यहां है, पाई आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा एच कितना है 2, 1 गुणा 2 2, 2 पाई, ये आ गया आयतन। उसने क्या कहा कि नए आयतन तथा पहले वाले आयतन का अनुपात, तो नया आयतन तो है 4 पाई, अनुपात पहले का आयतन क्या है 2 पाई, तो पाई से पाई गया 2/1, ये लो 2/1। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं भाई, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के आसानी से ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं अनुपात के। चाहो तो अनुपात का एक प्रश्न और लेते हैं जिससे आपको और भी चीजें क्लियर होंगी, और भी आसानी से चीजें देगा। जैसे यहां इसमें थोड़ा चेंज कर देगा, देखो क्या कह रहा है, 2 लंबवर्तीय बेलनों का आयतन बराबर है, या क्या यहां क्या दिया आयतन बराबर। अब आयतन बराबर है, 2 बेलन है अलग अलग, ऐसा तो नहीं कि पहले और अब की बात है। चलो ठीक है 2 है, तो मैं कहूं आयतन बराबर, आयतन बराबर बोलते हैं आप कहो कि पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 H1 ये R2 H2 दूसरे, ये बराबर है। तो आपने कहा पाई से पाई भी चला गया। चलो ठीक है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का नहीं, H1 तो ये है और H2 ये है, तो H1 क्या आपने कहा 1,
तो मैं कहूं R1 का स्क्वायर गुणा 1 बराबर R2 का स्क्वायर गुणा 3। अब देखो हमें चाहिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2 चाहिए। R1 अनुपात R2 क्या होता है? R1 बटा R2 यही होता है भाई। तो देखो R1 का स्क्वायर R2 कहां आएगा? भाग में, बटा R2 का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा? सिर्फ 3। ये एक कहां जाएगा? बट्टे में। वैसे आप सोचोगे एक बट्टे में लिखने की कहां जरूरत थी। अब देखो ये है R1 बटा R2 दोनों के स्क्वायर है बराबर 3 बटा 1। स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट करेंगे तो R1 बटा R2 बराबर रूट करेंगे तो √3 बटा 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। अब लिखो R1 अनुपात R2 जो है वो क्या आया? √3 अनुपात 1। ये लो √3 अनुपात 1। तो ये देखो आपका आंसर हो गया √3 अनुपात 1। यहां वापस देखो भाई इस अनुपात के प्रश्न में सबसे पहली चीज जैसा जैसा वो बोल रहा है वो हम देख के चलेंगे कि दो लंबवर्तीय बेलनों के आयतन बराबर। आयतन बराबर तो आपने कहा कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। वहां पहला बेलन है तो R1 H1, यहां दूसरा है तो R2 H2। ये हमारे ध्यान रखने के लिए हम यहां पे लगा लेते हैं। अब देखो पाई से पाई तो कट गया, हमें दिया उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अगर 3 है तो H1 अगर 1 है तो H2 कितना है? 3। तो हमने कहा रख ही देते हैं ना, H1 1 H2 कितना? 3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा R1 का स्क्वायर बट्टे में जाएगा R2 का स्क्वायर बराबर, इधर 3 ही बचा है, बट्टे में 1 लिख लो जब क्योंकि अनुपात की बात हो रही है तो अकेला 3 की बजाय 3 बटा 1 लिखेंगे। अब देखो ये R1 बटा R2 का दोनों का स्क्वायर है तो हमने लिखा R1 बटा R2 का होल स्क्वायर बराबर 3 बटा 1। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं? अंडर रूट। तो अंडर रूट किया उधर, तो 3 का अंडर रूट का तो अंडर रूट 3, 1 का 1 ही रहता है तो ये अनुपात आ गया √3 अनुपात 1। तो भाई जहां तक मेरा मानना है ऐसा प्रश्न आप कर सकते हो आराम से। तो ये हमारे प्रश्न थे बेलन से संबंधित। अगला जो हमारे पास आता है शंकु, गोला और अर्धगोला, उनमें इतना ज्यादा कोई जोर नहीं है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास थे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे पास थे घन, घनाभ और बेलन। शंकु के सामान्य सा फॉर्मूला और बेसिक चीजें उसकी हम हल करने वाले हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।